हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं JIV के सेकंड पेपर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स की थर्ड यूनिट कैपिटल बजटिंग। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा है, कुछ कैपिटल है, उसे आपको इन्वेस्ट करना है। तो आप कहाँ इन्वेस्ट करें कहाँ नहीं करें, ये डिसीजन जो लेना होता है उसे कहते हैं हम कैपिटल बजटिंग। मतलब आपको अपने कैपिटल का बजट बनाना है एक तरह से, कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपके पास 3 ऑप्शन हैं, ए है, बी है और सी है। मान लीजिए ए कोई बैंक में FD करवा सकते हैं आप, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या किसी कंपनी का बॉन्ड ले सकते हैं। तो आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, कौन सा कम फ़ायदेमंद रहेगा, इसे डिसाइड करने की कुछ मेथड हैं जो हम इस यूनिट में आगे पढ़ने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की जो मेथड हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं आगे, उन्हें समझने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एक बार देख लेते हैं इन्हें। पहला है मनी हैज अ टाइम वैल्यू। पैसे की टाइम के साथ वैल्यू होती है, चेंज होती रहती है। पैसे की परचेजिंग पावर भी होती है, वो भी कम होती जाती है। आज से 30 साल पहले एक बैंक कैशियर की सैलरी होती थी 300-400 रुपये पर मंथ, जिसमें अपना पूरा घर का खर्चा वो चला लेते थे। आज की डेट में 300 रुपये में एक दिन का खर्चा चलाना मुश्किल है। तो ये पैसे की क्या है, परचेजिंग पावर कम होती जा रही है। और मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये हैं, आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिए, वो आगे जाके 1100 रुपये भी हो सकते हैं। पैसे की टाइम के साथ वैल्यू चेंज होती रहती है। सेकेंड है प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट आज आपको रिटर्न दे रहा है 1000 रुपये का, और आपको मान लीजिए 5 साल में उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 5 साल बाद जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे वो हो जाएगी इस रिटर्न की फ्यूचर वैल्यू। वही यदि आपको 5 साल बाद कोई 1000 रुपये का रिटर्न मिलने वाला है, उसकी आज की डेट में आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, आपकी प्रेजेंट वैल्यू। थर्ड है आपका डिस्काउंटिंग। यदि आप फ्यूचर आपको कोई मान लीजिए 1000 रुपये हर महीने आपको रिटर्न मिल रहा है किसी प्रोजेक्ट में, और आगे 5 साल तक आपको ये रिटर्न मिलता है, तो 5 साल के जो आपके कैश फ्लो होंगे, उन सब की अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने को बोलते हैं डिस्काउंटिंग। आपका कोई भी फ्यूचर कैश फ्लो है, उसकी अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग। नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1+r⁴n। और अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है फ्यूचर वैल्यू से तो जस्ट अपोजिट है, फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1+r⁴n। ये दोनों फॉर्मूले हम आगे यूज करेंगे। कैश फ्लो टेक्निक्स फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की अलग अलग मेथड होती हैं। 2 तरह की होती हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स और नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। डिस्काउंटेड में क्या होता है, जो हमारे फ्यूचर कैश फ्लो होंगे उनकी हम पहले प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालने को क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग बोलते हैं। मतलब डिस्काउंटेड का मतलब हो गया फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम सारे कैश फ्लोज की। और नॉन डिस्काउंटेड में जो भी हमारे फ्यूचर कैश फ्लो होंगे उसको हम एज इट इज रखेंगे, उनकी डिस्काउंटिंग नहीं करेंगे, मतलब उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये 2 टाइप की मेथड हो गई। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स हमारे सिलेबस में 2 हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR मेथड। नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स भी 2 हैं, पेबैक मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ARR मेथड। यही चारों मेथड हम आगे इस यूनिट में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की पहली मेथड है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, NPV मेथड। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे फ्यूचर कैश फ्लो होंगे उन सब की हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, उन सबको ऐड करेंगे और उसमें से इन्वेस्टमेंट घटा देंगे। जो नेट आएगा वो हमारी हो जाएगी नेट प्रेजेंट वैल्यू। यही लिखा है इसमें। सबसे पहले तो एस्टिमेट ऑल फ्यूचर नेट कैश फ्लो, हम सारे कैश फ्लो निकाल लेंगे फ्यूचर के, C1 C2 C3 C4 एन नंबर ऑफ ईयर तक निकाल लेंगे। देन कन्वर्ट दीज नेट कैश फ्लो फिगर टू देयर प्रेजेंट वैल्यू इक्विवेलेंट, मतलब उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, मान लीजिए कैश फ्लो C1 है 1 साल बाद, तो 1+r⁴ 1 हो गया। 2 साल बाद निकालना है तो C2 अपॉन 1+r⁴ 2 हो गया। ऐसी सबकी प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाल ली। तीसरा स्टेप है ऐड ऑल द प्रेजेंट वैल्यू फिगर्स ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, इन सबको हमने ऐड कर दिया है। और लास्ट में
सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस वैल्यू द इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो हमने इसमें से घटा दिया। जो वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब ये निकालेंगे क्यों? मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है 25,000 रुपये और आपको 3 साल बाद रिटर्न मिल रहे हैं 20,000 रुपये। क्या आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे? 25,000 लगा के 20,000 मिलेंगे तो क्यों करेंगे? इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब मान लीजिए आपने 25,000 इन्वेस्ट किए और आपको 2 साल बाद 30,000 रुपये मिले, तो ऐसे देखने में तो लग रहा है कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन यदि हम इसकी 30,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और मान लीजिए वो 24,000 रुपये आती है, मतलब 25,000 आपने इन्वेस्ट किए और जो आपको फ्यूचर रिटर्न मिला उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 24,000 रुपये, तो आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली और उसके बाद कंपेयर किया। जैसे यहाँ पे दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए में आपने 2,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, प्रोजेक्ट बी में 1,500 इन्वेस्ट किए हैं, और ये आपके फ्यूचर कैश फ्लो हैं जो आपको रिटर्न मिलने वाले हैं दोनों प्रोजेक्ट में। अब इनकी हम अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो ये जैसे 350 रिटर्न है, इसके आपको 318 रुपये 18 पैसे मिल रहे हैं। तो 500 रुपये के 413 रुपये 22 पैसे मिल रहे हैं। ऐसे ही सबकी क्या किया हमने, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दी और टोटल आया 564। ऐसे ही दूसरे प्रोजेक्ट में आता है 373। तो इसमें से किस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली बात है इस मेथड के हिसाब से पहले में करेंगे क्योंकि इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है। इस तरह से इस मेथड से आप डिसीजन लेंगे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करने में आपको फ़ायदा है, कहाँ इन्वेस्ट करने में आपको नुकसान है। इस मेथड के कुछ एडवांटेज हैं। पहला है इसमें कि हम इसमें टाइम वैल्यू कंसिडर करते हैं, तो जो भी प्रॉफिट होता है वो ट्रू प्रॉफिट होता है। सेकंड, इसमें हम प्रोजेक्ट के पूरे लाइफ साइकिल को कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए आपने कोई घर खरीदा 20 लाख का और आपको 10,000 रुपये रेंट मिलने वाला है हर महीने, और मान लीजिए इस मकान की जो लाइफ है वो 40 साल है, तो इस मेथड के हिसाब से हम 40 साल तक कैलकुलेट करेंगे, मतलब जो प्रोजेक्ट का पूरा लाइफ साइकिल है पूरा कवर करेंगे। कौन सा इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करेंगे, कौन सा रिजेक्ट करेंगे, ये इस मेथड में एनपीवी डिसाइड करेगी। यदि आपकी एनपीवी ग्रेटर देन 0 है, मतलब जो आपका कैश इनफ्लो है वो कैश आउटफ्लो से ज़्यादा है, तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर एनपीवी लेस देन 0 है तो रिजेक्ट कर देंगे, और अगर एनपीवी 0 है तो हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और यदि दो प्रोजेक्ट में से चुनना है तो जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी ज़्यादा होगी उस प्रोजेक्ट को हम ओके कर देंगे। सेकंड मेथड है आईआरआर मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एनपीवी में हमने क्या किया था, सारे कैश फ्लो निकाले थे, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, उन्हें ऐड किया था और इन्वेस्टमेंट घटा दिया था। मान लीजिए ये जो सारे कैश फ्लो हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद इनका टोटल आता है CI, कैश इनफ्लो, और दूसरा है आपका इन्वेस्टमेंट। ये क्या हो गया, आपका एनपीवी हो गई। इस मेथड में हम क्या करेंगे, एनपीवी को 0 रख देंगे, मतलब आर की क्या वैल्यू रखें कि एनपीवी 0 हो जाए। एनपीवी 0 हो जाएगा मतलब कैश इनफ्लो बराबर हो जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट से, मतलब जो फ्यूचर रिटर्न मिलने हैं उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है आपके इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी। तो इस मेथड में हमें आर कैलकुलेट करनी होती है, और ये प्योरली हिट एंड ट्रायल से करते हैं। अलग अलग वैल्यू रख के देखेंगे कि किस वैल्यू पे आपका जो रिटर्न है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो रहा है। मान लीजिए आपने किसी प्रोजेक्ट में 25,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और वो 30,000 रुपये हो जाते हैं। अगर हम इस 30,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालें 1+r⁴n, तो यहाँ हम मान लीजिए 2 साल के लिए निकालते हैं, 2 साल में आपको 30,000 मिल रहे हैं, तो यहाँ r की हम क्या वैल्यू रखें कि ये 25,000 हो जाए, मतलब यहाँ हमें r कैलकुलेट करना होता है। इस मेथड के हिसाब से कब प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, कब रिजेक्ट करेंगे, यदि हमारी जो r वैल्यू है ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा आती तो हम प्रोजेक्ट को ओके कर देंगे। यदि r की वैल्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम आती है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे।
और यदि बराबर आती है तो हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? जो आपका इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए आपने कहीं से लोन लिया है, ये मान लीजिए 25,000 का आपने लोन लिया था, उसकी आपको क्या कॉस्ट पड़ रही है, किस इंटरेस्ट रेट पे आपने ये लोन उठाया है, वो हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इस हिसाब से यदि आर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है तो हम इस मेथड के हिसाब से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके भी वही सेम एडवांटेज हैं जो एनपीवी के थे, जिसमें टाइम वैल्यू कंसीडर करते हैं और फुल लाइफ साइकिल कवर होता है प्रोजेक्ट का। एक डिसएडवांटेज भी है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हिट एंड ट्रायल से देखना होता है। तो इस तरह से जो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये आर है, ये कैलकुलेट करेगी कि इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। पिछली तो मेथड थी डिस्काउंटेड मेथड, उसमें हम क्या करते थे, जो हमारे फ्यूचर कैश फ्लो थे उन्हें हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते थे। अब स्टार्ट हो रही हैं नॉन डिस्काउंटेड मेथड। इसमें हम फ्यूचर कैश फ्लो को वैसा ही रखेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालेंगे। अगर हमें 10,000 का रिटर्न मिल रहा है तो हम उसे 10,000 ही मानेंगे, कि प्रेजेंट वैल्यू निकालने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। इसमें पहली मेथड है पे बैक मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम में रिटर्न आ रहा है। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपए लगाए हैं तो कितने टाइम में ये 1 लाख रुपए आपको वापस मिल जाए, ये होती है पे बैक मेथड। मान लीजिए 2 प्रोजेक्ट हैं आपके पास, इसके कैश फ्लो दिए हुए हैं। प्रोजेक्ट ए के कैश फ्लो हैं, पहले साल 7,500 रुपये मिल रहे हैं, दूसरे साल 20,000, तीसरे साल 15,000, चौथे साल 7,500, पाँचवें साल 3,000 रुपये। प्रोजेक्ट बी में हर साल आपको 10,000 रुपये मिलेगा। अब हमें ये देखना है कौन से प्रोजेक्ट में पैसा जल्दी वापस मिल रहा है। मान लीजिए दोनों प्रोजेक्ट में आपने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, तो अब ये देखना है कि कौन से प्रोजेक्ट में आपको पैसे जल्दी रिटर्न मिल रहे हैं। अगर आप प्रोजेक्ट ए को देखेंगे तो ये 4 साल में ही आपके 50,000 रुपये वापस मिल रहे हैं, और प्रोजेक्ट बी में 5 साल में आपको 50,000 रुपये रिटर्न मिलेंगे। तो अगर पेबैक मेथड के हिसाब से देखेंगे तो आप प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट कर लेंगे और प्रोजेक्ट बी को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट ए में आपको पैसा जल्दी वापस मिल रहा है। इस मेथड की कुछ खामियां हैं। पहली तो ये कि इसमें कोई भी टाइम वैल्यू कंसीडर नहीं होती है, तो हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट पता नहीं चलता। दूसरा, जो पेबैक पीरियड होता है इसमें, वो कंपनी डिसाइड करती है। मान लीजिए कंपनी ने डिसाइड किया है कि हमारा जो पेबैक पीरियड है वो 3 साल है, तो इस हिसाब से ना तो प्रोजेक्ट ए में 3 साल में पैसा वापस मिल रहा है, ना प्रोजेक्ट बी में पैसा वापस मिल रहा है। तो 3 साल के हिसाब से दोनों प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएंगे। अगर मान लीजिए 4 साल डिसाइड किया है तो प्रोजेक्ट ए पास हो जाएगा, प्रोजेक्ट बी फेल हो जाएगा। अगर कंपनी ने 5 साल डिसाइड किया है पेबैक पीरियड, तो ये आपके दोनों ही प्रोजेक्ट पास हो जाएंगे। मतलब इसमें जो पेबैक पीरियड है वो कंपनी डिसाइड करती है, उसके डिसीजन के हिसाब से प्रोजेक्ट का अप्रेजल चेंज हो जाएगा। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि जो भी पेबैक पीरियड कंपनी ने डिसाइड किया है, यहाँ सिर्फ उन्हीं कैश फ्लो को देखती हैं। मान लीजिए 4 साल का था तो 4 साल के ही कैश फ्लो को देख रहे हैं, बाद में क्या हो रहा है इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इससे क्या होते हैं, कुछ बेनिफिशियल प्रोजेक्ट भी रिजेक्ट हो जाते हैं, कम बेनिफिशियल प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाते हैं। और यदि पैसा जल्दी वापस मिल रहा है तो प्रोजेक्ट का रिस्क एक्सपोजर भी ज़्यादा होगा, तो आपके रिस्की प्रोजेक्ट को प्रेफरेंस मिल जाएगा इसमें। ये भी एक खामी है इस मेथड की। लास्ट मेथड है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ARR मेथड। इसे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी कहते हैं और सिंपल रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी कहते हैं। ये भी एक नॉन डिस्काउंटेड मेथड है। इसमें क्या करते हैं, हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं आफ्टर टैक्स और एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, और इससे निकल जाती है हमारी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अब इससे कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा इन्वेस्टमेंट लेना है कौन सा नहीं लेना है। यहाँ पे जो ARR होती है ये कंपनी डिसाइड करती है। मान लीजिए कंपनी के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है, उसने कट ऑफ रेट सेट कर दी है ARR की 15%। मतलब यदि ARR 15% से ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर 15% से कम है तो रिजेक्ट कर। इस मेथड के कुछ एडवांटेज हैं, एक तो ये सिंपल टू अंडरस्टैंड है, और दूसरा अकाउंटिंग जो प्रॉफिट होते हैं वो प्रोजेक्ट के इजीली अवेलेबल होते हैं, तो ये आसान पड़ती है मेथड। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि ये नॉन डिस्काउंटेड मेथड है, तो इसमें टाइम वैल्यू कंसीडर नहीं करते हैं, ये एक डिसएडवांटेज हो गया इसका। दूसरा डिसएडवांटेज ये है, यदि किसी कंपनी ने हायर ARR वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो अपनी कट ऑफ रेट
हाई रखेंगे। जब हाई रखेंगे तो कुछ बेनिफिशियल प्रोजेक्ट भी रिएक्ट हो सकते हैं जिनकी ERR कम होगी। तो ये सारी मेथड इसके साथ ही कंप्लीट हो गई। ये कैपिटल बजटिंग थर्ड यूनिट आपकी फिनिश हो गई। इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो अलग से प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।